हेलो स्टूडेंट्स, उजाला क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे कि घन, घनाभ और वर्ग एवं आयत से किस प्रकार एक दूसरे का संबंध है एवं इसमें हम ये भी देखेंगे कि इन दोनों से क्या क्या संबंध रखता है। साथ ही हम ये देखेंगे कि यह जो घन और घनाभ है इसमें क्या क्या पाया जाता है और यह किस तरह की आकृति है और इससे संबंधित क्या क्या बातें सामने आती हैं। तो मैं शुरू करता हूँ। मैं इसको तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि यह जो घन या घनाभ आता है किस तरह की आकृति है। ये तो आकृति अगर देखा जाए तो मूलतः दो प्रकार के होते हैं। एक तो द्विविमीय होता है और एक होता है त्रिविमीय। तो हम सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि द्विविमीय में कौन कौन से आते हैं और त्रिविमीय में कौन कौन से आते हैं। तो दोस्तों, जब हम देखते हैं कि द्विविमीय कहने का मतलब है कि जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो, वैसे आकृति जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई हो उसको द्विविमीय कहते हैं। जैसे हम कोई भी आकृति लेते हैं, जैसे कि त्रिभुज लिया, क्या लिया? त्रिभुज। तो इसमें देखते हैं कि लंबाई है, लंबाई या ऊंचाई है, तो इस तरह से ये आ गया, क्या हो गया? द्विविमीय हो गया। जैसे वृत्त हो गया, ये वर्ग हो गया, और क्या वर्ग हो गया, आयत हो गया। आयत एक चतुर्भुज है। फिर ये देखेंगे कि पंचभुज हो गया। तो इस तरह की आकृति जिसमें लंबाई चौड़ाई तो हो लेकिन ऊंचाई ना हो, तो ऐसे माने आकृति को हम द्विविमीय के अंतर्गत रहेंगे। तो अब आप ये कहना चाहेंगे कि अगर ये द्विविमीय है तो त्रिविमीय क्या होता है या त्रिविमीय में आते क्या हैं। तो दोस्तों, आगे हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। इसमें दो अक्ष, माने बीमा एक अक्ष को निर्धारित करता है। जिसमें हम किसी आकृति को देखते हैं तो उसमें दो अक्ष दिखाई पड़ता है, एक लंबाई चौड़ाई दिखता है लेकिन ऊंचाई नहीं दिखता है। तो इसी तरह से अब हम देखना चाहेंगे कि त्रिविमीय में क्या आता है। तो त्रिविमीय में जैसे देखेंगे दोस्त कि क्या आया कि त्रिविमीय माने तीन बीमा, जिसमें इसमें हम देखते हैं कि जैसे ये घन है, क्या है? घन। इसमें घन में क्या क्या है? तो ये देखिए, लंबाई है, चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। कहने का मतलब एक बीमा लंबाई, दो बीमा चौड़ाई और तीसरी बीमा ऊंचाई। ठीक उसी प्रकार इसमें भी है। इसमें ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया और ये ऊंचाई हो गया। तो इस तरह से इसमें भी हम देखते हैं कि इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। ठीक दूसरा भी देख लेते हैं। ये इसमें देखें, इसमें क्या है कि ये लंबाई है, ये इसकी ऊंचाई है। ये अंदर की भाग को देखें तो यहाँ से यहाँ तक ये इसकी ऊंचाई हो गया। कुछ न कुछ सतह से ऊपर की ओर ये जा रहा है तो ये ऊंचाई हो गया। लेकिन ऊंचाई हो गया और ये इसकी चौड़ाई हो गया। यहाँ से यहाँ तक इसकी जो है ये चौड़ाई हो गया। माने ये अगर लेंगे व्यास, इसका जो है चौड़ाई हो। तो इस तरह की आकृति जिसमें कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों की गणना होती है, ऐसे कोई भी आकृति ले लीजिए, इसको हम ये कह सकते हैं कि यह एक त्रिविमीय। तो अब दोस्तों, ये तो समझ में आ गया आपको कि द्विविमीय क्या होता है, त्रिविमीय क्या होता है और त्रिविमीय में कौन कौन से आकृति आती है। तो ये हमने देख लिया कि त्रिविमीय और द्विविमीय में क्या आता है। अब हम यहाँ पर देखना चाहेंगे कि मैंने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? आयत पढ़ा था। अब आयत का संबंध घन और घनाभ में किस प्रकार का है? आयत या वर्ग का संबंध घन और घना से। तो जैसे कि दोस्तों, हमने यहाँ पर जाना था कि ये क्या है, ये एक आयत है। आपने ऐसा पढ़ा था, ये आयत है। तो आयत में देखिए, एक बातें आपको दिखाई पड़ रही होगी कि ये लंबाई है, ये क्या है? लंबाई है। और ये क्या है?
चौड़ाई है। तो लंबाई और चौड़ाई तो दिख रही है लेकिन इसमें ऊंचाई नहीं दिख रही। तो हम ऐसा कुछ करेंगे, जिसे देख लीजिए, अब हम इसको क्या बना रहे हैं, घनाभ बना रहे हैं। तो घनाभ में देख रहे हैं कि ये जो चीजें दिखा रही है, ये देखिए, अब आपको लग रहा होगा कि ये जो दिखाई रही है ये ऊंचाई दिख रही है। तो यहाँ पर क्या हम मानते हैं कि जैसे कि हम यहाँ पर एक कॉपी लेते हैं। कॉपी को 1 ता 2 ता 3 ता 4 ता 5 ता 6 ता 7 ता 8 ता इस तरह से अगर हम 50 100 200 1000 पेज अगर रख देते हैं तो ठीक यही आकृति हमारे सामने आती है। कहने का मतलब किसकी आकृति आती है, घनाभ की आकृति बनती, मतलब आयत से ही वो घनाभ बन जाता है। क्योंकि आयत में एक लंबाई चौड़ाई थी और उसकी कुछ ऊंचाई हो गई, मैंने 1 ता 2 ता 3 ता देते गए तो इस तरह से हमारी क्या बढ़ गई, ये धीरे 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 करके क्या हो गया, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया और इस तरह से अंतिम स्थिति में इतनी ऊंचाई को कवर कर लिया। तो ये हम क्या पाते हैं कि इसमें लंबाई है, चौड़ाई है और अब ये क्या हो गई, ऊंचाई हो गई। तो हम क्या बोले कि घनाभ में क्या आ गया, घनाभ में आया क्या, तो ये आप लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो क्या इतना ही होता है, हाँ नहीं, इसी से बनकर एक नई नई चीजें आएगी। तो अब अगर हम देखने की बात आएगी तो ये इसको क्या कहते हैं, 1 शीर्ष 2 शीर्ष 3 शीर्ष 4 शीर्ष 5 शीर्ष 6 शीर्ष 7 शीर्ष और ये 8 शीर्ष। तो अब इस तरह से देखते हैं कि हमारे पास घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं, तो 8 शीर्ष होते हैं। आपने देखा जैसे ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और ये 8वां। आपने इस तरह से देखा कि घनाभ में 8 शीर्ष होते हैं, ये देख लिया। अब हम कहते हैं कि इसका किनारा कितने होते हैं, किनारा या कोर। तो हम ये देखते हैं कि ये जो है ना इसका किनारा है, ये इसका किनारा है, ये इसका किनारा है, ये इसका किनारा है। तो हम ये क्या देख रहे हैं कि टोटल किनारा कितने हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि सामने क्या दिख रहा है, 1 2 3 और ये 4 किनारा दिखा। ठीक उसके बाद ये 5, ये देखा 5, ये दिखा 6, फिर ये 7, ये 8, कितना 8 दिखा, 9 10 11 और ये पूरा रहा 12। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 12 किनारा होता है। कितना किनारा होता है, 12। जैसे कि ये लग रहा हो कि छोटी माचिस की तिल्ली। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, ये देखिए, ये एक माचिस की तिल्ली है जो कि घनाभ के आकार का है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 शीर्ष, 5 6 7 और 8 शीर्ष दिखा इसमें। अब हम अगर देखेंगे किनारा देखें तो ये देखिए 1, इसको देखिए 2 3 और ये 4, इस तरह से चारों तरफ 4 हो गया। फिर 5 6 7 और 8, इस तरह से कितना किनारा मिला हमको, 8 मिला। तो इधर और इधर मिला के 8 किनारा हुआ। अब हम अगर इधर देखेंगे तो ये देखिए 1 2 3 और 4, तो इस तरह से 4 4 8 4 12। तो टोटल क्या होता है हमारे पास, 12 किनारा होता है। कितना किनारा हो गया, 12। तो आपने देखा कि शीर्ष में कितने शीर्ष होते हैं, इसके 8 शीर्ष होते हैं। किनारा कितने होते हैं, 12 किनारा होता है। देख लिया आपने कि 12 किनारा होता है। तो कहने का मतलब यह है कि 1 2 3 4, 4 हुआ, फिर 5 6 7 8। तो इस तरह से हम अगर देखते हैं गोल वाइज तो क्या करते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 होता है। तो अगर हम गिनती करते हैं, फिर से देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिए कि ये 1 किनारा 2 किनारा 3 किनारा और ये 4 किनारा, इस तरह से 4 किनारा देखते हैं। लेकिन ठीक इस तरफ का देखेंगे तो यहाँ भी 4 किनारा। तो 4 और 4 कितना हुआ, 8 किनारा, क्योंकि 4 इधर हो गया, 5 5 6 7 और 8 किनारा हो गया। तो ये 4 4 8, फिर ये ऊपर वाला 9, ये 10, फिर इधर 11 और ये 12। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 12 किनारा होता है। लेकिन अब हम देखें कि क्या क्या घनाभ में क्या आया, 8 शीर्ष आया,
12 किनारा आया, किनारा को कोर भी कहते हैं। और अब तीसरी बात है, अब देखेंगे कि पृष्ठ कितने हैं। पृष्ठ यानी फलक, सतह, इसी ये सतह, जैसे कि ये ले लीजिए, तो ये ऊपर का सतह हम देख रहे हैं, ऊपर की सतह। तो इस ऊपर की सतह, ये ऊपर की सतह जो दिख रहा है आपको, तो ये कितने हैं, सतह या फलक, ये कितना है, पृष्ठ, तो इस कितने हैं। तो कहने का मतलब है कि इसमें देखिए कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि एक, इसके जस्ट सामने 2, ये देखिए 3, ये देखिए 3, और इस तरह से यहाँ पाए 4। तो एक 4 हुआ। अब उस 4, उसके बाद सबसे नीचे ये क्या पाया, 5, और इस तरह से 6। कहने का मतलब ये सबसे ऊपर वाला 6, सबसे नीचे वाला 5, इस तरह से देखें। उसके बाद एक फलक ये ई पूरा फलक जो हुआ, इसको 2, ई पूरा फलक जो आया, इस 3, इधर जो वाला जो गया 4, और ये 5 और 6। कहने का मतलब 1 2 3 4, और ये नीचे वाला 5 और ऊपर वाला 6। कहने का मतलब ये देखिए, अगर गिनती गिना जाए तो 1 2 3 4 ऊपर और नीचे, चारों 4 दिशा में 4 और नीचे को। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि इसके 6 फलक होते हैं, 6 फलक या पृष्ठ कहते हैं। फिर अब हम इस चीज में होता है, ये चीज तो देख लिए। अब हम ये कहेंगे कौन सा ऐसा फलक है जो सामान्य है, सर्वांसम है। सर्वांसम मतलब सर्व अंग से समान को हम क्या कहेंगे, सर्वांसम कहेंगे। अब कैसे सर्वांसम है हम जाने, तो ये देख रहे हैं आगे वाला जो दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, तो ये जो है जितना है, इसकी लंबाई और ऊंचाई जो देख रहे हैं, सेम इसकी ये बराबर होगी, इसकी लंबाई और बराबर होगी। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि ये जितना है उतना ही पीछे वाला होगा। तो कहने का मतलब ये है, जैसे देखिए दोस्तों, ये आप 5 नंबर की आकृति देख रहे हैं, ये जितना होगा सेम इसका इतना होगा। फिर उसी तरह से देख रहे हैं, 1 जितना होगा उतना 2 होगा। फिर हम देख रहे हैं कि 3 जितना होगा उतना ही 4 होगा। अर्थात आमने सामने का फलक सर्वांसम होता है। कहने का मतलब क्या है, जो फलक इसके जस्ट सामने आए वह सर्वांसम होगी, इसके सामने इसका ये समांतर होगी। कहने का मतलब है आमने सामने का सर्वांसम। तो हम क्या कहते हैं, 6 फलक जो होते हैं, तो इसका मतलब कितना सर्वांसम हो गया, तो 3 सर्वांसम हो गया। सर्वांसम फलक कितने होंगे, 3। तो इस तरह से हम देख लिए कि 3 सर्वांसम होंगे। अब हमको बात आती है कि अब हम इसका अगर क्षेत्रफल निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे। अब हम ये जानना चाहेंगे कि अगर हम मान लीजिए इसका क्षेत्रफल निकालना चाहेंगे तो क्षेत्रफल किस प्रकार निकालेंगे। तो सबसे पहले हम दोस्त क्या करेंगे, सबसे पहले हम बनाते हैं एक, फिर से हम बनाएंगे इसको। तो अब हम इसकी, ये क्या है, लंबाई, इसको L मान लिए। ये क्या है दोस्तों, ये ऊंचाई, तो H मान लिए। ये क्या है, चौड़ाई, तो इसको B मान लिए। तो अब हम इसको क्या कहेंगे, ये हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई, और ये हो गया ऊंचाई। तो इस तरह से हम क्या कह रहे हैं कि ये पर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होगी। लेकिन हम क्षेत्रफल निकालने की दृष्टि से अगर हम देखा जाए तो हम क्या देखेंगे, क्षेत्रफल हम क्या पढ़े थे आयत में, ये दिख रहा आयत, हम बताए थे कि आयत और वर्ग, आयत और घनाभ में कुछ समानताएं पाई जाती है। तो वही चीज़ है हम यहाँ क्या देख रहे हैं, यह जो बना, जैसे अगर हम ले लें ये ABCD EFG और H, ये हम जान रहे हैं कि कितने शीर्ष होते हैं,
8 शीर्ष होते हैं, तो 8 शीर्ष हो गया। अब हम यहाँ देखेंगे कि जब हम निकालेंगे कौन सा आयत, मान लो ABCD आयत है, तो अगर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो आयत का क्षेत्रफल हम बताए थे कि क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लेकिन अगर हम घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, हम क्या देख रहे हैं दोस्तों कि घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं। तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, ये देखिए। घनाभ का, तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने से पहले इन चारों सतहों का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ये इसका क्षेत्रफल पहले निकालें, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये बताइए। तो यहाँ हम देख रहे हैं लंबाई और ऊंचाई, तो ये लंबाई कितना है, लंबाई L और इंटू हो गया H, ये हो गया। इसकी ठीक उसके सामने, इसके सामने जो जस्ट सामने हमने बताया था कि सर्वांशम होता है, तो उसको जोड़ेंगे, तो उसको क्या कहें, वो भी L और H होगा। तो ये समझ में आ गया, क्यों, क्योंकि आमने सामने का सर्वांशम होता है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वही सामने होता है। ठीक है, फिर हम दूसरा क्या देख रहे हैं कि ये भाग तो ले लिए, अब हम इस भाग को लेंगे, तो इसमें क्या देख रहे हैं, ये हो गया चौड़ाई, तो चौड़ाई को क्या माने हैं, B, और ये क्या है, ऊंचाई, या ये दोनों में से कोई भी लेंगे, तो ये ऊंचाई है तो ये भी ऊंचाई हो गया, तो BH। इसके ठीक सामने ये हो जाएगा, तो इस तरह से हम कह सकते हैं BH। फिर हम क्या कहेंगे कि ये और ये हो गया, ये और ये हो गया, अब नीचे और ऊपर होगा, क्या होगा, नीचे और ऊपर। तो निचला वाला भाग क्या है, CDGH। CDGH में क्या देख रहे हैं कि GD क्या माने हैं आप, B माने हैं, तो B, और ये लंबाई क्या है L, BL, तो उसी तरह से उधर भी हो जाएगा BL। तो इस तरह से हम देख लिए कि इस तरह से, तो कहने का मतलब है जब भी हम घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल लेंगे तो यानी कि 6 फलकों के क्षेत्रफल का योग घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर होता है। यहाँ तो या फिर इसको दूसरी तरह से हम ये कह सकते हैं कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल भी वही होता है। समझ में आ गया, या तो पृष्ठ क्षेत्रफल बोले घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, या घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, दोनों ही सेम होता है। तो अब इसमें होता क्या है, 6 फलकों की क्षेत्रफल का योग होता है। तो इस तरह से हम क्या देखें, LH, LH 2LH हम कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्या देखें, 2LH प्लस 2BH, 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 2BH प्लस 2BL। तो इस तरह से हम देखें तो तीनों में हम दोस्तों क्या दिखाई पड़ रहा है कि 2 कॉमन है, तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं। तो इस तरह से क्या हो गया, LH प्लस BH प्लस BL। तो कहने का मतलब ये हुआ कि घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई इंटू ऊंचाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस लंबाई इंटू चौड़ाई। इस तरह से हम देख रहे हैं कि किसी भी घनाभ का क्षेत्रफल जो है 6 फलकों के क्षेत्रफल के बराबर होता है, और घनाभ का 6 फलक 6 आयत से घिरे हुए क्षेत्रों से बना हुआ है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि घनाभ की आकृति जो है आयतों से मिलकर बनी होती है, और 6 फलक होते हैं, अर्थात 6 आयत होते हैं। और आयत का क्षेत्रफल मैंने पहले ही पढ़ा हुआ है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल होता है, या लंबाई या ऊंचाई का गुणनफल होता है। इस तरह से हम देखें कि लंबाई चौड़ाई, या चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई लंबाई का इस तरह से बन गया। तो कहने का मतलब यहाँ है 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस चौड़ाई इंटू लंबाई होता है। तो इस तरह से हम देख लिए कि हमारा क्या निकल गया, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल किस प्रकार निकलता है समझ में। अब एक चीज और आपको जानने की बात आएगी कि पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है।
एक चीज और देखने वाली, अगर कहे कि पारस्व क्षेत्रफल क्या होता है, तो दोस्तों मैं ये बता दूं कि पारस्व क्षेत्रफल के में जमीन का भाग और छत का भाग वो इंक्लूड नहीं किया जाता है। अगर आप किसी घर में किसी हॉल में बैठे हुए हैं तो चारों दीवारी का क्षेत्रफल पारस्व क्षेत्रफल कहलाता है। जैसे जैसे छत और फर्श का क्षेत्रफल नहीं इंक्लूड की जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि घनाभ में 6 फलक होते हैं, लेकिन जब पारस्व क्षेत्रफल की बात आती है तो छत और फर्श का नहीं लिया जाता है। तो इस तरह से अगर हम देखें कि घनाभ का पारस्व क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम देखते हैं। तो ये हम क्या देख रहे हैं, घनाभ का पारस्व क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो यहाँ क्या देख रहे हैं हम, घनाभ का पारस्व क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो अभी अभी हमने ये देखा है कि इस भाग को नहीं निकालेंगे, इस भाग को नहीं निकालेंगे, लेकिन बाकी चारों को हम निकालेंगे। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, बाकी चारों को, इस क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसका क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये अभी बताए थे हम। इसकी क्या है, ये चौड़ाई है, तो चौड़ाई को b से डिनोट करते हैं, और इस ये क्या है, ऊंचाई है, तो h हो जाएगा। तो अब ठीक इसके सामने वाला जो भी है वो समान होगा, तो उसको वो भी हो जाएगा b इंटू एच प्लस, फिर ये हो गया। अब ये सामने, ये जो सामने देख रहे हैं, ये पूरा लेंगे। तो इस तरह से अगर हम पूरा लेंगे, इस दीवार को लेंगे, तो इसमें क्या देख रहे हैं, ऊंचाई है और ये लंबाई है, यानी कि h इंटू एल। तो अगर ये चीज जितना है उतना ठीक पीछे होगा, तो इसी तरह से h ऊंचाई इंटू लंबाई। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि बस 4 दीवार हो गया। तो हम बताए थे कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल ही पारस्व क्षेत्रफल कहलाता है। तो हम चारों दीवार ले लिए। तो अब हम क्या देखेंगे इसमें कि ये दोनों सेम है, सर्वांसम है, ये दोनों सेम है। सेम क्यों है, क्योंकि सर्वांसम है, आमने सामने की भुजा समान, आमने सामने का क्षेत्रफल समान होता है। तो इसमें देख रहे हैं 2 इंटू बी इंटू एच, क्या हुआ, 2 इंटू बी इंटू एच प्लस 2 इंटू एच प्लस एल, अर्थात इसमें भी हम देख रहे हैं कि दो जो है समान है, तो कॉमन हो गया। तो ये हो गया बी इंटू एच प्लस एच एल। तो इस तरह से हमारा क्या निकला, पारस्व पृष्ठ क्षेत्रफल। कहने का मतलब है कि 2 इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। इस तरह से हमारा क्या हुआ कि हम घन का पारस्व क्षेत्रफल निकाल लिए। अब हम इसमें और क्या मिल सकता है हमारे पास, तो अब हम देखेंगे अगले पड़ाव में हम चलेंगे कि और हमारे पास क्या मिलना चाहिए या क्या है, इसमें और क्या बच गया इस आकृति में। तो हम इस आकृति में देखते हैं, आप गौर करते होंगे कि इस फिर से मैं बनाता हूं एक बार फिर से आपको समझने के लिए। ये देखिए, अब इसमें और कुछ बातें हैं जो कि देखने लायक है। अब और क्या देखेंगे, तो अभी तक हम देख रहे थे कि पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लिए, लेकिन क्या इसका आयतन निकाले, घनत्व निकाले। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि आयतन निकालते कैसे हैं। तो कहने का मतलब किसी भी पात्र का हो, घन हो, घनाभ हो या जो भी हो, जो पात्र है, जिस पात्र में अधिक से अधिक मात्रा में अंदर भाग में समा जाए, उसी को हम आयतन कहते हैं। जैसे कि किसी भी कोई पात्र लिया जाए जो आयत आकार का हो, जैसे इसमें आयत का आकार में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह एक आयत के आकार का है। अब इस पर जो है हम बताए थे धीरे धीरे करके ये जो है पूरा भरते गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसमें जो है पूरा तरल पदार्थ भर गया है। तो इस तरह से जैसे जैसे हम मात्रा बढ़ाते जाएंगे ये भरते जाएगा। तो ये
इसमें तरल पदार्थ, अगर हम ये ऊपर का ढक्कन खोल दें, ऊपर कुछ नहीं रहे, और इसमें हम द्रव की मात्रा कुछ भी, दूध हो, पानी हो, तेल हो, कुछ भी रहे, तो इसमें जितना समय वही आयतन कहलाता है। अब आयतन कितना होगा, इस बात का हम कैसे पता लगाएंगे, ये कैसे जानेंगे? तो ये हम जान रहे हैं कि नीचे क्या होता है, क्षेत्रफल। तो इसको हम क्या बोल रहे थे, चौड़ाई। आई, आई, आई ये हो गया था लंबाई। ये लंबाई को L से डिनोट किए थे और चौड़ाई को B से किए थे। तो ये इसका क्षेत्रफल जो है, पूरे का क्षेत्रफल कितना होता है, L और B। हम आयत का पढ़े थे। और इसमें ठीक ये जितना ऊंचा बढ़ते जाएगा, यानी कि H, ये हो गया हमारा आयतन। कहने का मतलब LBH यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का गुणनफल ही आयतन होता है। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि इस तरह से अगर हम लेना चाहें तो कहने का मतलब है कि जैसे 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 मात्रा बढ़ती जाती है तो वैसे वैसे, तो यहाँ क्या कहेंगे, घनाभ का आयतन बराबर हम क्या निकालते हैं, घनाभ का आयतन हम क्या देखते हैं कि लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो इस तरह से हम देखें कि लंबाई और चौड़ाई तो है ही, उसका गुणक ऊंचाई होता है, यानी कि जितना ऊंचा बढ़ते जाएगा उतना आयतन बढ़ते जाएगा। तो इस तरह से हम क्या पढ़े कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का गुणनफल ही आयतन होता है। तो इस तरह से हम देख लिए कि घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का गुणनफल ही उसका होता है। अब हम ये देख लिए कि अब घनाभ का आयतन भी हम पढ़ लिए। अब हम देखेंगे कि ये घनाभ में एक विशेष चीज और भी आती है। इसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी हम घनाभ पढ़ते हैं तो इसमें एक आकृति आपको दिखाए थे हम कि ये देखिए ये चीज। अब इसमें हम आयत में एक पढ़े थे विकर्ण। आयत में क्या पढ़े थे, विकर्ण। तो क्या आयत का विकर्ण ही घनाभ का विकर्ण होगा? नहीं, ये नहीं हो सकता। या फिर कभी कभी देखे होंगे कि आपको ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हम अपने किसी रूम में जो घनाभ आकार का है उसमें अधिक से अधिक कितनी लंबाई के बांस को रख सकते हैं, कितने लंबाई का सरिया हम रख सकते हैं, तो कैसे नापेंगे? तो दोस्तों सीधी सी बात है कि फर्श पर के एक कोण, फर्श पर का एक कोण, जैसे यहाँ पर से देख लीजिए ये फर्श है, कोई एक कोण ले लीजिए, जैसे ये ले लिए हैं, एक कोण ये लिए, मान लीजिए यही है। तो इस कोण का ठीक इसके सामने सबसे ऊपर के कोण को मिलाने वाले को, ये रेखा को हम क्या कहेंगे, घनाभ का विकर्ण कहेंगे, जो सबसे ऊंची होगी। ये हमेशा पूछने के लिए। अब इसको हम निकालेंगे कैसे? तो ये सबसे आसान तरीका है इसको निकालने के लिए। है ये क्या चीज, पहले समझें इसको। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले आप इस आकार को समझिए, ये क्या है, आयत है। सबसे पहले हमको इसका ध्यान में रखिए कि ये विकर्ण हम कैसे निकालेंगे। तो हम आपको विकर्ण निकालने के लिए पहले हम बता चुके हैं कि जब जैसे A, B, C और D है, तो इसमें हम जब विकर्ण निकाले थे तो हम क्या बोले थे कि ये अगर ये मान लेते हैं ये L, ये B और L और B है, तो ये भी B हो गया, ये L हो गया। लेकिन और ये जो तिरछी ऊंचाई है, विकर्ण है, इसको हम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? तो ये अभी आयत में विकर्ण हुआ, तो इसको हम निकालने के लिए बताए थे कि इन दोनों के वर्गों का योग इसके वर्गों के बराबर होता है, मैंने विकर्ण के वर्गों का ही बराबर होता है। तो ये क्या हो गया, हम क्या कह सकते हैं इसको, √B² प्लस L² बराबर होता है। क्यों? क्योंकि ये जो है अगर हम विकर्ण निकालेंगे, विकर्ण का स्क्वायर जो है ये रूट बन के आ गया।
क्या हुआ, रूट बन के आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम इसका निकालें तो इस तरह से ये निकल गया। यह हम देख लिए कि विकर्ण कैसे निकालते हैं। तो कहने का मतलब है कि इसका इसका मान क्या हुआ, जैसे देखिए कि हम बताए थे ये विकर्ण है, तो हम विकर्ण का स्क्वायर बराबर हम किए थे बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, लेकिन ये जब इधर बराबर के इधर आएगा तो ऑटोमेटिक ये रूट में कन्वर्ट होगा, तो यानी कि बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी कि इसका मान निकल गया रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इस चीज को ध्यान में रखिएगा दोस्तों। इस चीज को अब हम अगले में बताएंगे कि कैसे इसको करते हैं। तो यहां पर देखिए कि ये आकृति जो बनी है, ये देखिए, ये देखिएगा, गौर करने वाली बात है कि इसका विकर्ण कैसे निकालेंगे। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि ये वाला भाग हम निकाल चुके थे, ये निकाले। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम ये लेते हैं, ये हम निकाल लिए, तो इसका मान हमको कितना निकला था कि रूट अंडर ये लंबाई एल स्क्वायर और ये चौड़ाई प्लस बी स्क्वायर होता है। तो इसका मान निकल गया। अब ये ठीक इसके ऊपर जो शीर्ष खड़ी है दूसरे कोने में ऊंचाई, तो अब ये है, तो ये एक रेखा हो गया। अब ये एक रेखा हो गया। हमको इन दोनों को मिलाने वाली रेखा ही घनाभ की विकर्ण निकलेगा, जो सबसे लंबी रेखा कहलाएगी। तो कहने का मतलब एक रूम में सबसे लंबी रेखाएं कितनी हो सकती है या कैसे निकालेंगे। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर ये क्या है, ऊंचाई है h है, यहाँ पर हम क्या देखें, ये l है और ये क्या है, b है। तो कहने का मतलब l b h से ही हम इसका निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसको निकालें, जो कि ये इसका आयत का विकर्ण कहलाया। अब हम इसका विकर्ण निकालेंगे तो क्या होगा, इसके वर्गों का योग, इसका वर्ग, इसके वर्ग और इसके वर्ग का योग होगा। ठीक वही चीज सेम। तो इसमें हम क्या कहेंगे कि घनाभ का सबसे लंबी रेखा, सबसे लंबी विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, अब हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि हम जानते हैं कि इसका क्या है, घनाभ का विकर्ण बराबर अगर हम निकालना चाहेंगे तो यहाँ विकर्ण को अगर हम इसको अगर हम कुछ से डिनोट करें, अगर मान लिया जाए कि इसकी लंबाई जो है बड़ी एल हो, तो ये बड़ी एल का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर। तो इसका मान क्या, कितना निकाले थे हम, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अब प्लस अब इसका एच स्क्वायर। इतना तक तो हम पढ़ेंगे। अब क्या देखते हैं, तो इस तरह से हम क्या देखें कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो हुआ ही, और ये अगर उधर जाएगा तो हम कह सकते हैं कि ये रूट में कन्वर्ट हो गया। और इस तरह से अब हम इसका तो ये आ गया रूट में। अब हम आगे का देखें तो इस स्क्वायर है, स्क्वायर और रूट हट जाता है, अर्थात एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, यहाँ प्लस है तो प्लस यानी एच स्क्वायर। तो कहने का मतलब क्या निकला कि घनाभ का स्क्वायर बराबर होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एच स्क्वायर। तो अब आप देख चुके हैं कि कैसे हम जो निकाले, किस तरह से हम इसको एल लंबाई स्क्वायर, चौड़ाई स्क्वायर और ऊंचाई स्क्वायर होता है, ये तो समझ में आ गया कि इसको। तो कहने का मतलब है कि ये होता कैसे है, इस चीज़ को मैंने समझा कि कैसे हम बड़ी से बड़ी का निकालेंगे। कहने का मतलब है कि जब हम आयत का निकाले तो लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर का रूट ओवर होता है, लेकिन वही चीज़ अगर हम घनाभ का बोलें तो लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर का अंडर रूट ओवर होता है। तो इस तरह से दोस्तों मैंने पढ़ा कि घनाभ का शीर्ष कितने होते हैं, तो 8, इसका कोर या किनारा कितने होते हैं, तो 12, इसका पृष्ठ या फलक कितने होते हैं, तो
6 होते हैं। अब इस 6 फलकों में कितने ऐसे हैं जो कि समान सम होंगे? तो 3 समान होते हैं, जिसके आमने सामने के बराबर होता है, तो अर्थात 3 सर्वांसम फलक होते हैं। 3 जोड़े जो हैं एक दूसरे के सर्वांसम फलक होते हैं। फिर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हम देखें, फिर हम पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल देखें, इसका आयतन देखें, और इस तरह से हम घन का विकर्ण भी देख लिए। तो इस तरह से हमारा घनाभ में सारी चीज़ें पढ़ लिए। अब मैं बताऊंगा कि घनाभ और घन में दोनों में क्या फ़र्क है, या दोनों में क्या समानताएं हैं, जिसको हम पढ़ सकें। तो इस तरह से अब हम देखते हैं कि ये अब हम बनाते हैं, क्या बनाते हैं कि सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि एक वर्ग बनाएं और एक आयत बनाएं। तो इस तरह से हम देखिए, हम एक वर्ग और एक आयत बनाएं। तो अब हम वर्ग में देखेंगे कि कैसे हम क्या करते हैं। वर्ग से, और ठीक इसी प्रकार तो अब हमारे सामने 2 आकृति सामने है। इसको हम घन कहते हैं, जबकि इसको हम घनाभ कहते हैं। तो अब हम ये देख लिए कि घन और घनाभ ऐसी आकृति है। तो इन दोनों में क्या समानता है? तो हम यह देखते हैं कि घन घन जब भी बनता है तो वो किससे बनता है? वर्ग से घन बनता है। या इस आकृति को अगर हम लें तो इस आकृति को ध्यान से देखें आप, ये एक ऐसी आकृति है जिसको हम वर्ग कहते हैं। और वर्ग किसको कहते हैं? जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हैं। हम इसमें क्या देखे थे कि वर्ग जब भी बनाए थे तो भुजा माने थे ए, अर्थात ये ए हो गया, ये भी हो गया। लेकिन जब सारी भुजाएं बराबर हो तब हम इसको क्या कहेंगे? ये सारे बराबर हो गया तो क्या कहेंगे? इसको घन कहने का मतलब है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अगर समान हो तो इसको हम घन कहेंगे। जबकि इसमें लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग है। लंबाई चौड़ाई अलग है, लेकिन इसमें जब समान है, कहने का मतलब है कि घन में लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होते हैं, जबकि घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही समान होते हैं। और ठीक उसी प्रकार घन में जितने किनारे होते हैं, जितने फलक होते हैं, जितने क्षेत्रफल होते हैं, सारे इसमें होते हैं। तो हम यहाँ क्या देखते हैं, उसमें घनाभ में हम क्या पढ़े थे कि कितने शीर्ष होते हैं? 8 शीर्ष होते हैं। तो इसमें भी 8 शीर्ष होंगे। इसमें कितने कोर पढ़े थे? तो 12 पढ़े थे। तो इसमें भी 12 होंगे। इसमें और कितने पढ़े थे? 6 फलक पढ़े थे। तो इसमें भी 6 फलक होंगे। लेकिन अब इसमें फलक की बात आई तो यहाँ पर कहेंगे, यहाँ पर 3 जो है फलक जो है सर्वांसम होती थी, लेकिन यहाँ सभी फलक सर्वांसम होंगे, यानी 6 का 6 वो सर्वांसम होंगे। तो कहने का मतलब यहाँ क्या है? यहाँ 3 सर्वांसम होते थे और यहाँ 6 का 6 वो सर्वांसम होंगे। ये दोनों में समानता देख लिया आपने। अब हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि अगर इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका भी पृष्ठ क्षेत्रफल होगा तो इसकी ऊंचाई नहीं, जैसे ऊंचाई नहीं लेते थे, फर्श नहीं लेते थे, छत और फर्श को छोड़ देते थे, ठीक उसी प्रकार इसका भी हम छोड़ देंगे। इसकी भी चारों सतह का क्षेत्रफल को हम पार्श्व क्षेत्रफल कहेंगे, और संपूर्ण क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या पृष्ठ क्षेत्रफल की गणना करेंगे तो 6 फलकों को हम लेंगे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है कि 6 फल, इसमें क्या है कि केवल 4 फल को लेते हैं। पारस्व जैसे आता है तो 4 को लेते थे, तो उसमें भी 4 लेंगे, इसमें भी 4 लेंगे, बशर्ते दोनों में क्या होगी? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसकी अलग अलग होगी, उसकी समान होगी। और उसके बाद इसका आयतन में हम क्या पढ़े थे कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसकी होती है, तो इसकी भी आयतन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है। लेकिन दोनों में हम क्या देखेंगे कि दोनों में ये अंतर आ जाता है कि ये सब अंश समान है, इसमें समान नहीं है। तो अब हम देखेंगे कि घन में किस प्रकार
किस प्रकार हम देखेंगे। तो हम सबसे पहले एक बार फिर से हम बनाए घन। तो ये दोस्तों ये बन गया। अब हम क्या सबसे पहले क्या देखें कि इसका शीर्ष जो है कितने होते हैं, शीर्ष इसके कितने हुए, 8 हुए। अब दूसरा नंबर हम क्या देखेंगे कि इसका कोर या किनारा कितने होते हैं, तो इसमें देख रहे हैं 12 है। तीसरा, अब तीसरे नंबर पर देखेंगे इसका पृष्ठ कितना होता है, तो इसका भी पृष्ठ 6 होता है जैसा उसमें पढ़े थे। लेकिन अब इसमें चौथी बात ये अब देखे थे कि 6 फलक है, तो उसमें क्या पढ़े थे कि 3 सर्वांशम होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो 6 वो बराबर है। तो यहाँ पर क्या होगा, सर्वांशम जो हम पढ़ेंगे, सर्वांशम है 6 वो फलक सर्वांशम होंगे। इतना तक तो मैंने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या पढ़े थे हमने, तो अब हम पढ़ेंगे कि घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे पढ़ेंगे। तो हम दोस्तों पृष्ठ क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल एक ही बताए थे। अब अगर हम इसका निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो पृष्ठ क्षेत्रफल हम क्या बोले थे कि 6 फलकों के क्षेत्रफल का योग जो है सर्वांशम ये संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कहलाता है या पृष्ठ क्षेत्रफल कहलाता है। तो यहाँ पर क्या कितने फलक हैं, 6 फलक हैं, 6 वो समान है, इसलिए अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहाँ दोनों चूंकि सेम है, इसलिए हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि 6a², यही हो गया। क्या हो गया दोस्तों, तो इस तरह से हम देखें कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर हुआ घन में। तो उसी प्रकार ठीक है, हम जैसे कि हम देखें कि पृष्ठ क्षेत्रफल, उसी प्रकार अगर हम पार्श्व क्षेत्रफल निकालेंगे, तो ये देख लीजिए घन का पार्श्व क्षेत्रफल अगर लेंगे तो ये हम जानते हैं कि चारों किनारा होता है, चूंकि चारों सेम है इसलिए 4a² हो जाएगा। 4a² क्यों होगा, क्योंकि छत और नीचे का 2 फलक को हमको लेना नहीं है, हमको लेना 4 है। तो 4 के हिसाब से हम क्या देखें कि 4 गुना a² यानी 4 गुना भुजा स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार हम यहाँ पर निकाले थे। एक बात और ध्यान में दीजिए कि अगर घन का अगर हम निकालेंगे, घन का हम ये देख लीजिए कि घन का हम क्या निकालते हैं, इसका विकर्ण निकालेंगे। तो इसका विकर्ण क्या होता है, कैसे निकालेंगे, फिर इसका हम पूरे का निकालना चाहेंगे, इसका निकालना चाहेंगे ऐसे। तो इसको जब निकालेंगे घन आपका, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले नीचे का निकालना पड़ेगा, इस भाग को निकालना पड़ेगा। तो इस यहाँ पर a है, यहाँ पर a है, तो ये क्या हो जाएगा, अब इसका मान हम निकालना चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगा। तो हमने पढ़ा, अब कैसे निकालेंगे, तो हम देखिए हम क्या बताए थे कि वर्ग का विकर्ण बराबर क्या बोले थे, वर्ग के विकर्णों का वर्ग बराबर भुजा का स्क्वायर प्लस स्क्वायर हो जाता है, दोनों का स्क्वायर चूंकि समान है। तो इस तरह से अगर रूट इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, √2a² अर्थात √2a। तो यानी कि वर्ग का के विकर्ण कितना होता है, √2a होता है। इसी तरह से अब अगर हम घन का निकालें, घन का विकर्ण अगर निकालें, घर का विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, तो हम जानते हैं कि विकर्ण का स्क्वायर बराबर दोनों भुजा का स्क्वायर। तो एक भुजा हमारे पास क्या है, √2a का स्क्वायर प्लस a² इतना है। तो इस तरह से हम देखें कि क्या होता है, ऐसा होता है। तो इस तरह से अगर हम इसका निकालेंगे तो ये स्क्वायर इधर अगर जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो गया, और √2 गुना √2 2 a तो a² प्लस a² अर्थात हम क्या देखते हैं कि 3a²। तो इस तरह से हम निकालेंगे तो √3 रह जाएगा, लेकिन ये स्क्वायर और ये
रूट हट के केवल ए हो जाएगा, यानी कि √3 हो गया, यानी कि घन का विकर्ण बराबर क्या होगा, √3a। इस तरह से हम देख लिए ये है। अब हम इतना चीज़ देखने के बाद हम समझ में आया कि हम वर्ग और घन में किस तरह संबंध है, उसी प्रकार आयत और घनाभ में क्या संबंध है, इस चीज़ को देख लिए। इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि किसमें क्या क्या आता है। फिर भी मैं दोस्तों इसके साथ मैं यही कहूँगा कि इसमें कोई त्रुटि या किसी भी तरह की समस्या आए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, इसमें भेज सकते हैं। और आपको अगर इससे अलग भी कोई समस्या है तो वो हमें कमेंट्स बॉक्स बताएं, मैं कोशिश करूँगा कि अगले वीडियो में आपका समाहित करूँ। और उस वीडियो में इसके साथ ही मैं अपने क्लास को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।